नमस्कार, मैं लॉ स्टूडेंट आतिश कोल्हे। स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मैरिज अंडर पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, जिसमें हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जिसमें हम मैट्रिमोनियल रिलीफ्स पढ़ेंगे। उसमें आता है डाइवोर्स, नलिटी, ज्यूरिसडियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है रीमैरिज और मैट्रिमोनियल कोर्ट्स एंड प्रोसीजर्स। देखो, टॉपिक चालू करने से पहले हमें पर्सनल लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पर्सनल लॉ जो एक लॉ की ब्रांच होती है जिसमें फैमिली मैटर्स जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और गार्डियनशिप में इंडिविजुअल्स को उनके रिलीजन, फेथ और कल्चर के आधार पर नियंत्रण करती है। यानी सारे रिलीजन को उनके अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं जिसमें वो अपने फैमिली मैटर्स पर नियंत्रण रखती है। जिस प्रकार हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम रिलीजन के लिए मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन रिलीजन के लिए क्रिश्चियन लॉ है, उसी प्रकार पारसी कम्युनिटी को या फिर पारसी रिलीजन को भी पारसी लॉ है। अब हम समझते हैं पारसी लॉ। पारसी लॉ भी एक पर्सनल लॉ है जो विशेष रूप से भारत में पारसी कम्युनिटी के सदस्यों के लिए मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस जैसे फैमिली मैटर्स को गवर्न करता है। जैसे कि पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 जो हमारा आज का टॉपिक है। अब इस वीडियो में हमारे जो सब टॉपिक है जैसे कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, रीमैरिज एंड मैट्रिमोनियल कोर्ट एंड प्रोसीजर, ये सब टॉपिक हम इसी पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के अंडर ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज, यानी पारसी मैरिज में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। फर्स्ट वन, एप्लीकेबिलिटी, यानी पारसी मैरिज उन पारसियों के लिए है जो पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यानी बोथ पार्टीज का रिलीजन पारसी होना आवश्यक है। सेकेंड, मोनोगेमी, यानी पारसी मैरिज के समय किसी भी पार्टी का जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, एज रिक्वायरमेंट, यानी पारसी मैरिज के लिए ग्रूम का एज कम से कम 21 होना चाहिए और ब्राइड का एज कम से कम 18 होना चाहिए। फोर्थ वन, सेरेमनी, पारसी मैरिज में आशीर्वाद नामक एक सेरेमनी होती है और इस सेरेमनी से ही मैरिज कंप्लीट होना चाहिए। फिफ्थ, प्रीस्ट एंड विटनेसेस, यानी ये पारसी मैरिज पुजारी के अलावा कम से कम 2 पारसी विटनेसेस के प्रेजेंस में होना चाहिए और पुजारी द्वारा होना चाहिए। उसके बाद कंसेंट, यानी पारसी मैरिज दोनों पार्टीज के कंसेंट से होना चाहिए। जबरदस्ती वाला विवाह कंसिडर्ड एज वॉइड। देन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के शेड्यूल 1 में परिभाषित अगर मैरिज कपल सर्टेन डिग्री में सीमित है तो मैरिज इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड। एंड लास्ट, रजिस्ट्रेशन, यानी ये पारसी मैरिज रजिस्टर के पास रजिस्टर होना चाहिए। हालांकि अगर ये मैरिज रजिस्टर नहीं होता तो मैरिज इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एक मैरिज सेरेमनी का फॉर्मल और ऑफिशियल परफॉर्मेंस है जिसमें एक ऑथोराइज्ड ऑफिशिएंट द्वारा किए जाने वाला एक रिचुअल और कस्टम शामिल होता है और ये मैरिज को लीगली वैलिड करने के लिए आवश्यक होता है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पारसी मैरिज। पारसी मैरिज के रजिस्ट्रेशन को हम एक 5 स्टेप में समझते हैं। फर्स्ट, मैरिज सोलमनाइजेशन, यानी पारसी मैरिज रिचुअल्स, कस्टम्स और जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा इसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज, उसके द्वारा पारसी मैरिज कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, सर्टिफिकेशन बाय द प्रीस्ट, मैरिज कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसमें प्रीस्ट, ब्राइड, ग्रूम और 2 विटनेसेस की सिग्नेचर होनी चाहिए और ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि मैरिज वाज सोलमनाइटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। थर्ड, सबमिशन टू द रजिस्ट्रार, अब प्रीस्ट सर्टिफाइड मैरिज के सर्टिफिकेट को रिक्वायर्ड फीस भर के डिस्ट्रिक्ट पारसी मैरिज रजिस्ट्रार के पास भेजता है और कपल को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आशीर्वाद सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है। फोर्थ, वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार दिए गई इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, उसके बाद ऑफिशियल मैरिज रजिस्टर में एंटर किया जाता है। फिफ्थ, इश्योरेंस ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर ये एंट्री एक बार कंप्लीट हो जाती है तो मैरिज रजिस्ट्रार कपल को एक मैरिज सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी जारी करता है और यही मैरिज सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल मैरिज का प्रूफ होता है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक मैरिज को समाप्त करने के लिए एक लीगल टर्म है। अब ये पारसी मैरिज डाइवोर्स, नलिटी, जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से डिसॉल्व हो सकता है। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, डाइवोर्स। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के अंडर डाइवोर्स एक मैट्रिमोनियल रिलीफ कहलाता है। अब ये स्पाउस यानी जीवन साथी कौन से ग्राउंड्स ऑफ बेसिस पर ये डिवोर्स ले सकते हैं, अभी इसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट वन, अडल्टरी, अगर स्पाउस उसके जीवन साथी के अलावा दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन रखती है तो इसे हम अडल्टरी कहते हैं। सेकंड वन, क्रुएलिटी, अगर स्पाउस उसके पार्टनर के साथ क्रूरतात्मक वागता हो, या फिर डिसर्शन यानी या फिर स्पाउस ने अपने जीवन साथी को कम से कम 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया हो, या फिर इम्प्रूवमेंट
या फिर पति या पत्नी 7 साल से अधिक काल जेल में सजा काट रहे हो, या प्रेगनेंसी बाय अनदर पर्सन, या फिर मैरिज के समय ब्राइड अगर ग्रूम के अलावा किसी अन्य पर्सन से प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर अनकंजुमेटेड मैरिज, यदि प्रतिवादी द्वारा मैरिज संपन्न ना हुआ हो, या अनसाउंड माइंड, यदि विवाह में कोई स्पाउस अनसाउंडेड माइंड था और अभी वे ऐसे कर रहा है, या फिर म्यूचुअल कंसेंट, या फिर कोई कपल 1 वर्ष या 1 वर्ष से ज्यादा अलग रह रहा है, तो इस ग्राउंड द्वारा कपल डाइवोर्स से मैट्रिमोनियल रिलीफ ले सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड मैट्रिमोनियल रिलीफ, नलिटी। यानी ये मैट्रिमोनियल रिलीफ ये बताता है कि ये मैरिज शुरुआती से वाइड या वाइडेबल था, और ये डाइवोर्स से अलग है क्योंकि इसका अर्थ है कि कोई भी मैरिज कभी अस्तित्व में नहीं है। अब ये मैट्रिमोनियल रिलीफ किस बेसिस पे मिलता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट वन, बाइगेमी। मैरिज के समय 2 पार्टी में से किसी एक पार्टी को लिविंग स्पाउस है या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, या फिर बोथ पार्टीज किसी ब्लड रिलेशन की सीमा में हो, या फिर मेंटल इनकैपेसिटी। यानी मैरिज के समय दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी पागल है या उसकी मानसिक स्थिति खराब है, तो इस कंडीशन में मैरिज शुरुआती से ही वाइडेबल कंसिडर किया जाता है। या फिर इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता, या फिर प्री मैरिज प्रेगनेंसी, लैक ऑफ वैलिड कंसेंट, या तो अंडर एज मैरिज। तो इस कंडीशन में मैरिज तब तक वैलिड कंसिडर किया जाता है जब तक कि कोई एक पार्टी विशिष्ट आधार पर उसे रद्द करने के लिए कोर्ट से वॉइड का आदेश प्राप्त नहीं करती। अब आते हैं हमारे तीसरे मैट्रिमोनियल रिलीफ पे, जुडिशियल सेपरेशन, जिसमें कोर्ट पति पत्नी को विवाह खत्म किए बिना उनको अलग रहने की अनुमति देता है, और यदि एक कपल स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए साथ नहीं रहता तो कोर्ट उसको डाइवोर्स के लिए ऑर्डर कर देता है। ये मैट्रिमोनियल रिलीफ अडल्टरी, क्रुएलिटी, डिसर्शन, इंसैनिटी जैसे कंडीशन को मिलता है। अब आते हैं लास्ट मैट्रिमोनियल रिलीफ जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब ये मैट्रिमोनियल रिलीफ तब मिलता है जब पति या पत्नी किसी उचित कारण के द्वारा दूसरे पार्टी के साथ रहने चले जाते हैं, तो कोर्ट उनको इनकार करता है, और यदि पति या पत्नी इस बात को इनकार करता है तो कोर्ट उसे डाइवोर्स फाइल करने के लिए आवेदन देता है। इस प्रकार हमने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कंप्लीट किया। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट सब टॉपिक पे, रीमैरिज। देखो, रीमैरिज पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के तहत परमिट किया जाता है, अलाउ किया जाता है, बट इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि प्रायर लॉफुल टर्मिनेशन। यदि कोई पारसी व्यक्ति अपना जीवन साथी जीवित हुए रीमैरिज नहीं कर सकता, जबकि पिछला विवाह डाइवोर्स के माध्यम से कानूनी रूप से डिसॉल्व ना हुआ हो या फिर वाइड कंसिडर ना किया गया हो तो ये रीमैरिज नहीं कर सकता। सेकेंड, डाइवोर्स अंडर द एक्ट। यदि पिछला विवाह पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट के तहत संपन्न हुआ था तो डाइवोर्स या नलिटी भी किसी एक्ट के तहत प्राप्त की गई होनी चाहिए। एंड थर्ड, लीगल वैलिडिटी। अगर कोई व्यक्ति इस नियमों का उल्लंघन करके रीमैरिज करता है तो ये मैरिज कंसिडर्ड एज वाइड। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, पारसी मैट्रिमोनियल कोर्ट एंड प्रोसीजर। पारसी मैरिज केसेस को पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के तहत स्थापित स्पेशल मैट्रिमोनियल कोर्ट द्वारा हैंडल किया जाता है, जो मोस्ट सब्सटेंटिव इशू के लिए ज्यूरी के समान एक यूनिक डेलीगेट सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो पारसी चीफ मैट्रिमोनियल कोर्ट जो प्रेसिडेंट टाउन ऑफ मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में लोकेटेड है, तो उनकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के मुख्य जज द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश करते हैं। वैसे ही पारसी डिस्ट्रिक्ट मैट्रिमोनियल कोर्ट जो अन्य जिले में राज्य सरकार द्वारा स्थापित है, और उनकी अध्यक्षता उस जिले की मेन सिविल ज्यूरिसडिक्शन वाले प्रिंसिपल कोर्ट के जज द्वारा की जाती है। और प्रोसीजर की बात करें तो उनमें डेलीगेट सिस्टम होता है, यानी डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जैसे केसेस को रेगुलर हियरिंग के लिए जज को 5 प्रतिनिधियों द्वारा सहायता दी जाती है। और जज के रोल की बात करें तो जज कोर्ट ऑर्डर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस सपोर्ट, एलिमनी, मेंटेनेंस, कस्टडी, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जैसे मैटर्स को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पारसी मैरिज के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ और मुस्लिम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे।